बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर जिस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे वो है कैपिटल बजटिंग एंड इट्स टेक्निक्स। कैपिटल बजटिंग जो है क्या चीज़ है, पहले तो हम इस चीज़ को समझेंगे, उसके बाद फिर हम कैपिटल बजटिंग के हवाले से जो टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। इन टेक्निक्स के अंदर एक तो हम जो है पे बैक पीरियड को हम डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को, फिर उसके बाद नेट प्रेजेंट वैल्यू, फिर उसके बाद प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, और फिर आखिर के ऊपर हम इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि कैपिटल बजटिंग क्या चीज़ है। वो कहता है जी कि कैपिटल बजटिंग इज अबाउट इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड एसेट्स। कैपिटल बजटिंग क्या होती है कि ये इन्वेस्टमेंट जो होती है ये फिक्स्ड एसेट्स के अंदर जो आप अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं उसको हम कैपिटल बजटिंग के हवाले से लेते हैं। ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, दो तरह की इन्वेस्टमेंट जो है ना वो होती है। एक होती है इन्वेस्टमेंट के जो आप वर्किंग कैपिटल के हवाले से करते हो, और दूसरी आपकी ऐसी इन्वेस्टमेंट जो आप फिक्स्ड एसेट्स के हवाले से करते हैं। जो वर्किंग कैपिटल के हवाले से आप इन्वेस्टमेंट करते हो वो नॉर्मली हम जो है करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज का जो डिफरेंस होता है उसको हम वर्किंग कैपिटल के तौर पर लेते हैं, और ये शॉर्ट टर्म बेसिस के हवाले से होती है। ठीक है। जो आपके करंट एसेट्स जो होते हैं, जैसे आपकी कोई इन्वेंट्री या इस तरह की जितनी भी कोई इन्वेस्टमेंट अगर आप करते हो तो वो आपके वर्किंग कैपिटल के हवाले से होती है। इसको भी हम इंशाल्लाह आगे जाके डिस्कस करेंगे। ठीक है। कैपिटल बजटिंग के हवाले से जो चीज़ आती है वो है फिक्स्ड एसेट्स। जब हम कोई फिक्स्ड एसेट्स को परचेज करते हैं तो वो चीज़ हमारी कैपिटल बजटिंग के अंदर जो है वो शुमार होती है। ठीक है। अब इन चीज़ों को हम किस तरीके से इसकी हमें क्यों ज़रूरत महसूस होती है कि हम इसको समझें, इस चीज़ के ऊपर जो है हम थोड़ा सा अपनी डिस्कशन आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। द इक्विपमेंट और मशीनरी एंड अदर फिक्स्ड एसेट्स डेप्रिशिएट ओवर पीरियड। ठीक है। कि जो फिक्स्ड एसेट्स होते हैं जिसके अंदर मशीनरी आ जाती है, जिसके अंदर इक्विपमेंट आ जाता है, या जिसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के जो और अदर जो फिक्स्ड एसेट्स होते हैं वो शुमार होते हैं, जिसमें बिल्डिंग वगैरह जो है वो भी शामिल है। तो उस चीज वो हर साल जो है उनकी डेप्रिसिएशन होती है। दे लूज देयर प्रोडक्टिविटी एंड गेट ऑब्सोलीट आफ्टर सम टाइम। ठीक है। कि वो हर साल जो कि उसकी डेप्रिसिएशन होती है तो उसकी प्रोडक्टिविटी जो होती है एसेट्स की वो भी कम हो जाती है। तो फिर हमें क्या होता है कि हमने उन एसेट्स को रिप्लेस करना होता है एक ऐसे एसेट्स को कि जिनकी प्रोडक्टिविटी कम होती है, और उनके ऊपर आपका रिपेयर एंड मेंटेनेंस के हवाले से या अदर मेंटेनेंस चार्जेस या उनके ऊपर जो कॉस्ट आ रही होती है हमारे वर्किंग कैपिटल को मेंटेन करने के हवाले से, उस चीज़ से बचने के लिए हम क्या करते हैं कि अपने एसेट्स को, अपने फिक्स एसेट्स को रिप्लेस करते हैं। ठीक है। तो वो जो रिप्लेसमेंट का जो डिसीजन होता है वो हम कैपिटल बजटिंग के हवाले से लेते हैं। ठीक है। अच्छा, कैपिटल बजटिंग इज अ डिसेंट्रलाइज्ड फंक्शन। ठीक है ना। ये एक डिसेंट्रलाइज्ड फंक्शन के तौर पर जो है वो परफॉर्म किया जाता है। जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वहाँ पर जो है ये कोई एक इंडिविजुअल जॉब परफॉर्म नहीं करता, बल्कि इसको परफॉर्म करने के लिए मुख्तलिफ किस्म के डिपार्टमेंट्स या टीम जो होती हैं उनको असाइनमेंट जो हैं वो दी जाती हैं मुख्तलिफ जो एस्पेक्ट्स होते हैं कैपिटल बजटिंग के उनको हैंडल करने के हवाले से। ठीक है। डिपार्टमेंट के हवाले से जो मैनेजर होता है वो नॉर्मली बजट जो है वो प्रिपेयर करता है फिक्स एसेट्स के हवाले से, जो फ्यूचर में जो कमिंग ईयर्स होते हैं उनके हवाले से। ठीक है। और फिर
उसके बाद जो है इसके साथ साथ में जो प्रोजेक्ट मैनेजर होता है वो बजट को वो जो है न्यू प्रोजेक्ट जो होते हैं उसके हवाले से प्लान बनाता है। और कॉस्ट अकाउंटेंट जो होता है वो कॉस्ट की एवेल्युएशन करता है, असेस करता है एक्सपेंसेस को उनकी इनकर्ड होने के हवाले से। ठीक है, मार्केट जो रिसर्चर्स होते हैं वो मार्केट की रिपोर्ट जो है वो प्रोवाइड करते हैं कंज्यूमर की साइकोलॉजी के हवाले से और सेल्स का पोटेंशियल जो है वो उसको कैलकुलेट करने के हवाले से। ठीक है, तो इस तरीके से एक मुख्तलिफ किस्म की टीम जो है मुख्तलिफ मेंबर्स के ऊपर जो मुश्तमिल टीम होती है या डिपार्टमेंट्स जो होते हैं वो वर्क करते हैं कैपिटल बजटिंग के हवाले से। ठीक है, When a company intends to start a new project, capital budgeting techniques are employed to assess the financial viability of the project। ठीक है, कि जब कोई कंपनी नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करना चाह रही होती है तो फिर वहाँ पर हम कैपिटल बजटिंग की जो टेक्निक्स होती हैं वो हम यूज़ करते हैं। ठीक है, और उसके हवाले से इसके अंदर जो है फ़र्ज़ करें अगर एक कंपनी जो है वो कोई साबुन जो है वो बनाना चाह रही है, लॉन्च करना चाह रही है, तो वो डिमांड का एनालिसिस करती है और उसको मैन्युफैक्चर करने के हवाले से जो उसका प्रोसेस होता है उस प्रोसेस को जो है वो डिटरमाइन किया जाता है। ठीक है, अब उसके हवाले से जो मुख्तलिफ किस्म के जो एसेट्स इन्वॉल्व होते हैं वहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट्स होती है उसको हम एवेलुएट करते हैं, उनकी एवेलुएशन की जाती है। मुख्तलिफ किस्म की जो इन्वेस्टमेंट्स होती हैं या जो प्रोजेक्ट्स हम नया स्टार्ट करने जा रहे हैं उसकी हम एवेलुएशन करते हैं और इस एवेलुएशन को करने के लिए जो टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं वो मुख्तलिफ किस्म की होती हैं। उन टेक्निक्स के अंदर जो है ये 5 तरह की जो टेक्निक्स हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इनका इस्तेमाल हम बहुत ज़्यादा करते हैं। ठीक है, जिसमें सबसे पहले नंबर पर आ जाती है पे बैक पीरियड टेक्निक, दूसरे नंबर पर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, तीसरे नंबर पर नेट प्रेजेंट वैल्यू, चौथे नंबर पर प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स और 5वें नंबर पर आ जाता है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। सबसे पहले हम इस टेक्निक्स में से जो चीज़ हम डिस्कस करेंगे वो है पे बैक पीरियड। पे बैक पीरियड से मुराद चीज़ है कि जो आप इन्वेस्टमेंट एक कहीं किसी भी प्रोजेक्ट में या किसी एसेट में आप करोगे तो वो जो इन्वेस्टमेंट आपकी कितने साल में या कितने पीरियड के अंदर जो है, कितने मंथ्स में, कितने इयर्स में वो जो इन्वेस्टमेंट आपने की है वो आपको पे बैक होगी, वापस होगी। ठीक है, अब इस टेक्निक के अंदर वो कहता है जी वी ट्राई टू फिगर आउट हाउ लॉन्ग इट वुड टेक टू रिकवर द इन्वेस्टमेंट कैपिटल थ्रू पॉजिटिव कैश फ्लो ऑफ द बिजनेस। ठीक है ना, कि ये आपको कितने पीरियड के अंदर रिकवर होगी। सपोज आप एक कैफे के अंदर जो है आप अपनी जो इन्वेस्टमेंट शुरू की जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट आप लगाते हो वो है 2 लाख रुपए। ठीक है, अब आप जब प्रोजेक्ट को शुरू करोगे तो पहले साल सपोज आपको 10,000 पर मंथ जो है वो एक्सपेक्टेड है कि वो आपको अर्निंग होगी उसकी। ठीक है, और उससे जो अगला साल है यानी कि सेकंड ईयर में आपको 20,000 पर मंथ जो है वो अर्निंग होगी। अब अगर हम इसका पे बैक जरा कैलकुलेट करें तो क्या होगा कि फर्ज करें आप 10,000 पर मंथ के हिसाब से पहले साल आपको 1,20,000 रुपये रिकवर होगा 12 मंथ्स के अंदर। ठीक है ना, 10,000 अगर एक महीने में हो तो 12 महीनों में आपको 1,20,000 रुपये रिकवर होगा। और सेकेंड ईयर में जो है आपके पास जो आपने 2 लाख रुपए लगाए थे उसमें से 1,20,000 को आपको एक साल में पहले साल रिकवर होगा
जबकि अगले साल में रिमेनिंग जो है 80,000 रुपये जो है, 2 लाख में से जो रिमेनिंग 80,000 रुपये जो बच जाता है वो आपको अगले 4 माह में रिसीव होगा 20,000 पर मंथ के हिसाब से। तो इस तरीके से अगर हम कैलकुलेट करें तो ये चीज़ जो है, ये जो आपने इन्वेस्टमेंट लगाई, ये आपको 16 मंथ के अंदर वापसी मिल रही है। इस चीज़ को हम कहते हैं पे बैक पीरियड, ठीक है ना, टेक्निक। पे बैक पीरियड टेक्निक के अंदर क्या होता है कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट के हवाले से कैलकुलेशन करते हो कि वो वाली जो इन्वेस्टमेंट आपने शुरू में जो लगा रहे हो, ये आपको कितने पीरियड के अंदर, कितने ड्यूरेशन में ये चीज़ जो है ये वापसी रिकवर होगी, वापसी पे बैक होगी, ठीक है। और जितना शॉर्टर पीरियड होगा, पे बैक पीरियड जितना शॉर्ट होगा, उतना ही इन्वेस्टर जो होता है वो विलिंग होता है अपनी उस प्रोजेक्ट के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट करने में, ठीक है जी। अब सेकंड टेक्निक जो हम यूज करते हैं वो है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मीन कि आप एक इन्वेस्टमेंट जो करते हो, करोगे, उसके ऊपर आपको कितना रिटर्न मिलेगा, कितने परसेंट या कितना आपको रिटर्न मिलेगा, ठीक है। एक सिंपल सा इसकी जो टेक्निक है, इसको समझने के हवाले से, इसको कैलकुलेट करने के हवाले से, ये एक फार्मूला है जिसको हम नॉर्मली यूज करते हैं, जिसके अंदर हम क्या करते हैं कि जो कैश फ्लो आपके पास से होता है उसका आप टोटल ले लेते हो, जितने पीरियड के अंदर वो कैश फ्लो है। अगर 1 साल का है तो 1 साल डिवाइडेड बाय 1 साल, और अगर 2 साल के हवाले से है तो 2 साल आपका, और अगर 3 साल 4 साल जितना भी हो वो यहाँ पे लिया जाएगा। और उस चीज़ को हम डिवाइड करेंगे इनिशियल इन्वेस्टमेंट के ऊपर, जो शुरू में जो इन्वेस्टमेंट आपने की है, ठीक है, एनुअल बेसिस के ऊपर, एवरेज एनुअल बेसिस के ऊपर जो आपने इनिशियल इन्वेस्टमेंट की है ना, उसको उसके ऊपर डिवाइड कर देंगे। एवरेज कैश जो आपका फ्लो है उसको आप डिवाइड कर देंगे इनिशियल इन्वेस्टमेंट के ऊपर, तो ये चीज़ आपके पास निकल आएगी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। सपोज वो कैफे वाली एग्जांपल को अगर हम यहाँ पे कंसीडर करें कि 2 लाख रुपए आपने लगाया, इसमें से 10,000 पर मंथ आपको फर्स्ट ईयर में रिसीव होगा, जबकि 20,000 पर मंथ जो है आपको सेकेंड ईयर में रिसीव होगा। अब अगर आप उस फार्मूले के मुताबिक कैलकुलेशन करें तो फर्स्ट ईयर की कैलकुलेशन 1,20,000, सेकेंड ईयर की कैलकुलेशन 2,40,000। इसको आपने आपस में प्लस कर लिया और इसकी फिर आपने जो है एवरेज कैलकुलेट कर ली, जितने साल के हवाले से ये आपका कैश फ्लो आपने लिया है, ठीक है। 2 साल का आपने कैश फ्लो लिया तो वो आपने 2 साल 2 के ऊपर डिवाइड कर दिया। अगर यहाँ पे 3 होगा तो 3 पे कर देंगे, 4 होगा तो 4 पे कर देंगे, ठीक है। डिवाइडेड बाय आप ओवरऑल जितना भी उसका टोटल है उसको डिवाइड करेंगे जो आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, तो फिर आपके पास एक परसेंटेज निकल आएगी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के तौर पर, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, उसके बाद जो नेक्स्ट और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टेक्निक जो हम यूज़ करते हैं वो है नेट प्रेजेंट वैल्यू। नेट प्रेजेंट वैल्यू मीनिंग क्या चीज़ है कि कोई एक इन्वेस्टमेंट जो आप फ्यूचर के हवाले से करोगे उसकी आज मौजूदा कंडीशन में क्या नेट प्रेजेंट वैल्यू होगी, ठीक है। Net present value is a mathematical tool which uses the discounting process, ठीक है ना। इसके अंदर हम डिस्काउंटिंग प्रोसेस को हम यूज करते हैं। Something that we have found missing the aforementioned capital budgeting technique, ठीक है, कि हम जो मिसिंग जो एक कैपिटल बजटिंग के हवाले से जो चीज़ है उसको हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। और इसके अंदर हम फ्यूचर का जो इंक्रीमेंटल आफ्टर टैक्स नेट कैश फ्लो होता है वो हम इसके अंदर कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। नेट प्रेजेंट वैल्यू को
कैलकुलेट करने का जो हमारा फार्मूला है वो क्या है जी, ये वाला जो फार्मूला है, नेट प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू इनिशियल इन्वेस्टमेंट प्लस जो आपका टोटल है कैश फ्लो, वो डिवाइडेड बाय आप करेंगे 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट, और उसको आपने जितने साल का, जितने पीरियड का वो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा उसके ऊपर जो है वो हम लेंगे। ठीक है, टी मीन टाइम। ठीक है, ये इसके हवाले से है। -10 मीन इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपकी आ जाती है, आई से मुराद डिस्काउंट या रेट ऑफ इंटरेस्ट है, टी से मुराद यहाँ पर हम ईयर्स इन विच द कैश फ्लो टेक्स प्लेस। ठीक है, अच्छा अब हम इसको जरा थोड़ा सा कैलकुलेशन इसकी हम देखते हैं। ये देखें, इसको हमने फार्मूले के अंदर वही कैफे वाली एग्जांपल को हम यहाँ पे ले लेते हैं कि जिसमें इनिशियल जो हमारी इन्वेस्टमेंट थी वो हमने यहाँ पे माइनस में हमेशा शो करवानी है। ठीक है ना, -2 लाख। माइनस मीन क्या चीज़ है कि ये शुरू में जो आपके पास से जो कैश जाता है, आउटफ्लो हुआ है ना कैश का, तो इसलिए इसको हम माइनस में दिखाएंगे। ठीक है, जो कैश आपके पास इनफ्लो की शक्ल में होगा उसको आप प्लस की शक्ल में दिखाएंगे। ठीक है, जो यानी कि इन्वेस्टमेंट आप करेंगे वो आप माइनस की शक्ल में आ जाएगी, और जो आपके पास एक्सपेक्टेड अर्निंग या फ्यूचर में जो इनफ्लो हो रहा है कैश का, इन्वेस्टमेंट का, वो आप प्लस में दिखाते हैं। तो यहाँ पर आ जाता है -2 लाख जो आपने इन्वेस्टमेंट की, प्लस फर्स्ट ईयर में जो 10,000 के हिसाब से 12 मंथ्स में आपके पास 1,20,000 जो है वो कैलकुलेट हुआ। ठीक है, वो आपने ले लिया और उसको आपने डिवाइड कर दिया इस फॉर्मूले के मुताबिक जो कि आपने पीछे कैलकुलेट किया कि 1 प्लस 0.10, यानी कि ये एक आपने रेट ऑफ इंटरेस्ट आपने यहाँ पे लिया है। ये अज्यूम्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट है कि नॉर्मली जो एक इन्वेस्टमेंट होती है उसके ऊपर हम 10% कैलकुलेट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने अजम्पशन बेस्ड के ऊपर यहाँ पे 10% हमने ले लिया। ठीक है, नेक्स्ट ईयर के अंदर जो है 20,000 के हिसाब से अगर आप इसको 12 मंथ के साथ कैलकुलेट करें तो आपके पास 2,40,000 रुपये, 2,40,000 रुपीज़ जो है वो आपके पास इनफ्लो होता है। ठीक है, और इसको भी आपने सेम फार्मूले के हिसाब से जब आप कैलकुलेट करेंगे 1 प्लस 0.10 और ओवर इसका पावर है वो आपने 2 ईयर के हिसाब से यहाँ पे 2 ले लिया आपने। ठीक है, जब आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो आपके पास इनिशियल इन्वेस्टमेंट हुई 2 लाख की, और फिर उसकी जो आपने कैलकुलेशन उसका डिस्काउंटिंग फैक्टर जब आपने कैलकुलेट किया तो पहले साल आपके पास इनफ्लो हो रहा है 1,09,091 रुपये का, और फिर दूसरे साल आपके पास 1,98,347 रुपये का इनफ्लो हो रहा है। ठीक है, अगर आप इसको प्लस माइनस करेंगे तो ये चीज़ आपके पास नेट प्रेजेंट वैल्यू निकलती है, यानी कि जो आप 2 लाख रुपए जो आज आप इनिशियल इन्वेस्टमेंट कर रहे हो इसकी प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर के अंदर जो है वो 1,07,438 रुपये जो है वो बनती है फ्यूचर के हिसाब से। ठीक है, अच्छा अब जब आप किसी प्रोजेक्ट के अंदर जो है वो देखते हैं कि इसकी कितनी क्या उसमें है, तो यहाँ पर एक चीज़ तो पहले हम ज़रा फर्स्ट में ज़रा समझ लें कि सेकेंड ईयर में हमारा जो नेट प्रेजेंट वैल्यू है वो पॉजिटिव है। यू कैन आल्सो सॉल्व दिस एग्जांपल बाय मंथली, इसको हम मंथली बेसिस पे भी ले सकते हैं। यहाँ पर हमने एनुअल बेसिस के ऊपर लिया है। ठीक है, और इसको हम मंथली बेसिस पे भी कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पर इसका डायग्राम के हिसाब से इसको डिफाइन किया गया है। ठीक है, कि जिसमें आपने 2 लाख रुपए आपके पास इन्वेस्टमेंट आपने ले ली। ठीक है, फर्स्ट ईयर में आपका जो इनफ्लो है वो 1,20,000, सेकेंड ईयर में 2,40,000, और उसका डिस्काउंटिंग फैक्टर्स के हिसाब से फर्स्ट ईयर में आपके पास 1,09,000
और सेकंड ईयर में 1,98,000 समथिंग, ठीक है। और नेट प्रेजेंट वैल्यू जो आपके पास निकल रही है वो ये चीज़ आपके पास आ गई, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप नेट प्रेजेंट वैल्यू को आप कैलकुलेट करते हो। इस टॉपिक को हम आगे जाकर इंशाल्लाह मजीद इसके ऊपर डिस्कशन भी करेंगे। यहाँ तक जिस स्टूडेंट को कोई एक चीज़ अगर नहीं समझ आई तो वो मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। इससे अगली जो टेक्निक्स हैं जिसके अंदर जो है आपकी प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स है, फिर इसी तरीके से इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, ये जो दो आपकी हैं यहाँ पर जो टेक्निक्स हैं, ये हम अगला जो हमारा कमिंग लेक्चर है उसके अंदर हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक अगर किसी स्टूडेंट के जहन में कोई क्वेश्चन हो तो वो बिला झिझक जो है वो डिस्कस कर सकता है, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर के अंदर हम फिर जो है वो डिस्कस करेंगे। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।